क्वेश्चन नंबर 19। राज्य की कल्याणकारी चरित्र के साथ साथ उपजी वैसी राजनीतिक स्थितियों का उल्लेख करें जिसके कारण शिक्षा की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, अथवा राजनीतिक परिस्थितियों हस्तक्षेप के कारण शिक्षा की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है उल्लेख करें, अथवा शिक्षा की गुणवत्ता के गिरते स्तर के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार है उल्लेख करें। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इसके तहत 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया। आज हम इस लक्ष्य की प्राप्ति के काफ़ी करीब हैं, परंतु शिक्षा की गुणवत्ता पहले के मुकाबले कम हुई है। शिक्षा की स्थिति खराब होने का एक कारण शिक्षा में बहुत गहरे तक घुसी हुई राजनीति भी है। कभी 8वीं तक फेल नहीं करने की नीति लागू होती है तो कभी उसे हटा दिया जाता है। ऐसे ही निर्णय पाठ्यक्रम को लेकर लागू किए जाते हैं। शिक्षा से संबंधित बड़े फैसलों में शिक्षकों के विचारों को जगह देनी चाहिए। यहाँ शिक्षकों का मतलब शिक्षकों की राजनीति से जुड़ी इकाइयाँ बिल्कुल नहीं है। शिक्षा की गिरती स्थिति के और भी कई राजनीतिक कारण गिनाए जा सकते हैं, जैसे सरकारी स्कूलों की लगातार गिर रही साख एक गंभीर चिंता का विषय है। भूमंडलीकरण के दौर में शिक्षा के नवीन एवं लीक से हटकर प्रयोग हो रहे हैं। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भारत में सरकारी स्कूलों का भविष्य क्या होगा, यह एक अहम सवाल है। लेकिन प्रश्न जितने बड़े हैं, समस्या जितनी गंभीर है, उसे देखते हुए व्यापक एवं लगातार प्रयत्नों की अपेक्षा है। मानव संसाधन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि शिक्षकों को जनगणना, चुनाव या आपदा राहत कार्यों को छोड़कर अन्य किसी भी ड्यूटी पर न लगाया जाए। सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन करते हुए शिक्षकों की ट्रेनिंग अवधि मार्च 2019 तक बढ़ा दी। 2010 में यह कानून लागू हुआ था तो देश भर में करीब 14.5 लाख शिक्षकों की भर्ती की गई थी। इनमें बहुतों के पास न तो बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई डिग्री थी, न प्रशिक्षण। इनकी ट्रेनिंग का काम 31 मार्च 2015 तक पूरा होना था, जो नहीं हो पाया, तो अब अधिनियम में संशोधन करना पड़ा। 14 साल तक के बच्चे सभी के सभी बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा मिले, इसके लिए इस संशोधन का स्वागत होना चाहिए। लेकिन सरकारी स्कूलों की बीमार हालत को देखते हुए ऐसे फैसलों को लेकर ज़्यादा उत्साहित नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि बहुत से सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं। 1 या 2 शिक्षकों के ऊपर 100 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। वर्तमान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात हो रही है, लेकिन लंबे लंबे प्रशिक्षण सत्रों के बीच सतत पढ़ाई के सिलसिले की सांस उखड़ रही है। शिक्षक करीब 1 महीने तक विभिन्न ट्रेनिंग सत्रों का हिस्सा होने के कारण स्कूल से बाहर होते हैं। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कामों में लगाने और शिक्षा के गिरते हुए स्तर के लिए उनको ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश साथ साथ जारी है। इन स्थितियों में बदलाव की आवश्यकता है। सबसे अहम सवाल है कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाना होगा। इसके लिए साधनों के साथ साथ सोच को विकसित करना होगा। कोड़ा शिक्षकों को प्रशिक्षित करने से क्या फ़ायदा यदि इन स्कूलों में बच्चे ही नहीं आते हैं। दोहरी शिक्षा व्यवस्था ने अभिभावकों के मन में यह बात बिठा दी है कि बच्चे को पढ़ाना है तो इसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा जाए। हालांकि ऐसे स्कूलों के लिए भी कोई मानक नहीं है और इनमें ज़्यादातर का हालत सरकारी स्कूलों जैसा ही है। जाहिर है समस्या सिर्फ शिक्षकों की ट्रेनिंग से नहीं जुड़ी है, समस्या है सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने की, उनको प्रतिष्ठित करने की। इस समस्या से उबरने के लिए नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने शिक्षा को प्राइवेट हाथों में सौंप देने का सुझाव दिया है, लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि उसके अपने खतरे हैं। प्राइवेट स्कूलों की वकालत करने की बजाय सरकारी स्कूलों को प्राइवेट जैसा बनाने की आवश्यकता है। पिछले कुछ सालों में सरकारी स्कूलों में जिस तेजी के साथ कागजी काम बढ़ रहा है, उससे स्कूल एक डेटा कलेक्शन एजेंसी के रूप में काम करते नजर आते हैं। अभी बहुत से शिक्षकों का शिक्षण कार्य कराने वाला समय आंकड़े जुटाने में या गैर शैक्षणिक गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है।
स्कूलों का हाल ये है कि शिक्षक योजनाओं की डायरी भर रहे हैं, बच्चे कक्षाओं में खाली बैठे हैं, उनके बस्ते बंद हैं, वे शिक्षकों का इंतजार कर रहे हैं कि वे क्लासरूम में आए और पढ़ाए, उनको कोई काम दे, उनको कुछ बताए, पिछला पाठ जहाँ पर छूटा था वहाँ से आगे बढ़ाए पढ़ाए, जबकि शिक्षक व्यवस्था के आदेश की पालन करने में जुटे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो राजनीतिक परिस्थितियों के कारण या हस्तक्षेप के कारण शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में। उसके बाद शिक्षा की गुणवत्ता के गिरते स्तर के कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, तो ये सारे कारक जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम क्या है, इसके प्रमुख प्रावधान एवं उद्देश्यों का उल्लेख करें। यह शिक्षा के सार्वभौमिकरण में किस प्रकार सहायक है अथवा भूमिका निभाता है। संविधान के 46वां संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के 86वां संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 क के ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। अनुच्छेद 21 को और आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। आरटीई अधिनियम के शीर्षक में निःशुल्क और अनिवार्य शब्द सम्मिलित है। निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य है किसी बच्चे जिसको उसके माता पिता द्वारा स्कूल में दाखिल किया गया है को छोड़कर कोई बच्चा जो उचित सरकार द्वारा समर्थित नहीं है किसी किस्म की फीस या प्रभार या व्यय जो प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने और पूरा करने से उनको रोके अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अनिवार्य शिक्षा उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6 से 14 आयु समूह के सभी बच्चे को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखती है। आरटीई अधिनियम निम्नलिखित का प्रावधान करता है। किसी पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार। यह स्पष्ट करता है कि अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने और अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए उचित सरकार की बाध्यता से है। निःशुल्क का तात्पर्य यह है कि कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा को जारी रखने और पूरा करने से रोकने वाली फीस या प्रभारों या व्ययों को अदा करने का उत्तरदायी नहीं होगा। यह गैर प्रवेश दिए गए बच्चे के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश किए जाने का प्रावधान करता है। यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में उचित सरकारों, स्थानीय प्राधिकारी और अभिभावकों, कर्तव्यों और दायित्वों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को भी निर्दिष्ट करता है। यह अन्यों के साथ साथ छात्र शिक्षक अनुपात, पीटीआर भवन और अवसंरचना, स्कूल के कार्य दिवस, शिक्षक के कार्य के घंटों से संबंधित मानदंडों और मानकों को निर्धारित करता है। यह राज्य या जिले अथवा ब्लॉक के लिए केवल औसत की बजाय प्रत्येक स्कूल के लिए रखे जाने वाले छात्र और शिक्षक के विनिर्दिष्ट अनुपात को सुनिश्चित करके अध्यापकों की तैनाती के लिए प्रावधान करता है। इस प्रकार यह अध्यापकों की तैनाती में किसी शहरी ग्रामीण संतुलन को सुनिश्चित करता है। यह 10 वर्षीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभा और संसद के लिए चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर गैर शैक्षिक कार्य के लिए अध्यापकों की तैनाती का भी निषेध करता है। यह उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है, अर्थात अपेक्षित प्रवेश और शैक्षिक योग्यताओं के साथ अध्यापक। यह क शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, ख बच्चों के प्रवेश के लिए अनुवीक्षण प्रक्रियाएं, ग प्रति व्यक्ति शुल्क
अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन और बिना मान्यता के स्कूलों को चलाना निषिद्ध करता है। यह संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रावधान करता है, जो बच्चे के समग्र विकास, बच्चे के ज्ञान, संभाव्यता और प्रतिभा निखारने तथा बच्चे की मित्रवत प्रणाली एवं बच्चा केंद्रित ज्ञान की प्रणाली के माध्यम से बच्चे को डर, चोट और चिंता से मुक्त बनाने को सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम शिक्षा के सार्वभौमिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इस अधिनियम में सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और अनिवार्य शिक्षा प्रदान का प्रावधान है, जिससे ज्ञान, कौशल और मूल्यों से लैस करके उन्हें भारत का प्रबुद्ध नागरिक बनाया जा सके। यदि विचार किया जाए तो आज देश भर में स्कूलों से वंचित लगभग 1 करोड़ बच्चों को शिक्षा प्रदान करना सचमुच हमारे लिए एक दुष्कर कार्य है। इसलिए इस लक्ष्य को साकार करने के लिए सभी हितधारकों, माता पिता, शिक्षक, स्कूलों, गैर सरकारी संगठनों और कुल मिलाकर समाज, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की ओर से एकजुट प्रयास का आह्वान किया गया है। इस अधिनियम में इस बात का प्रावधान किया गया है कि पहुंच के भीतर वाला कोई निकटवर्ती स्कूल किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा। स्कूल प्रबंधन समितियां अथवा स्थानीय अधिकारी स्कूल से वंचित बच्चों की पहचान करेंगे और उन्हें समुचित प्रशिक्षण के बाद उनकी उम्र के अनुसार समुचित कक्षाओं में प्रवेश दिलाएंगे। सम्मिलित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगले वर्ष से निजी स्कूल भी सबसे निचली कक्षा में समाज के गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए 25% सीटें आरक्षित करेंगे। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। दूसरा, 6 वर्ष से 4 वर्ष तक के 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे का स्कूल में अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति व शिक्षा की समाप्ति सुनिश्चित करना। बच्चों का बहुमुखी विकास, संविधान में समाहित मूल्यों का विकास, अधिकतम स्तर पर मानसिक व शारीरिक क्षमताओं का विकास, बालकों को बालक केंद्रित व बालक मित्रवत तरीके से गतिविधियों द्वारा सिखाना, निर्देशों का माध्यम जहाँ तक हो सके बच्चों को मातृभाषा में होना, बच्चों को भयमुक्त बनाना और अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करने में मदद करना, बच्चों की समझने की क्षमता का लगातार विश्लेषण और उसे उसकी सामर्थ्य पर लागू करना, नज़दीक में स्कूल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यह भी सुनिश्चित करना कि गरीब वर्ग का कोई भी बालक किसी भी कारण से प्राथमिक शिक्षा से वंचित न रहे इत्यादि। तो ये सारे उत्तर जो थे ये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिनियम के अंतर्गत कही गई थी और इसके प्रमुख प्रावधान और उद्देश्य हम लोगों ने पढ़ा। शिक्षा के सार्वभौमिकरण में किस प्रकार भूमिका निभाती है इसके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। शिक्षा विद्यालय तथा समुदाय से हमारी कौन कौन सी अपेक्षाएं हैं, अथवा शिक्षा विद्यालय तथा समुदाय एक दूसरे से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं, अथवा शिक्षा विद्यालय तथा समुदाय के कौन कौन से कार्य अथवा उद्देश्य हैं। तो शिक्षा से हमारी सामान्य अपेक्षाएं निम्नलिखित है। पहला, जन्मजात शक्तियों का प्रगतिशील विकास। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रत्येक बालक में प्रेम, जिज्ञासा, कल्पना, तर्क तथा आत्मसम्मान आदि जन्मजात शक्तियाँ होती है। लगभग सभी शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि बालक की इन सभी जन्मजात शक्तियों को विकसित करना शिक्षा का प्रथम कार्य है। दूसरा, व्यक्ति सर्वांगीण विकास। शिक्षा का दूसरा अपेक्षा व्यक्ति का संपूर्ण तथा सर्वांगीण विकास करना है, जिससे बालक को ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए तथा वह एक सफल नागरिक के रूप में सत्यम, शिवम एवं सुंदरम का अनुभव करके आत्म साक्षात्कार कर सके। व्यक्ति के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा आध्यात्मिक आदि सभी पहलू सम्मिलित है। यदि इनमें से किसी एक पहलू का भी विकास न किया गया तो बालक अपने भावी जीवन के अनेक
क्षेत्रों में भटकता फिरेगा। तीसरा है मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण। शिक्षा से तीसरी अपेक्षा यह है कि वह बालकों को उसकी मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना मनीषा